फरेबी इश्क और इंतकाम संजोग से बनी संगिनी सीजन 2 एपिसोड नंबर 15। अब तक आपने पढ़ा। सताक्षी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। उसे वेदांत की कही एक एक बात अब सच मालूम पड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वेदांत और पूरे राठौर परिवार को किस तरीके से फेस करेगी, क्योंकि अभी तक उसे पता था और यही लगता था कि उसके पिता बेकसूर हैं, पर अब उसे अपने पिता की असली सच्चाई मालूम पड़ गई थी। आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब आगे जैसे ही वेदांत ने ये कहा कि वो उससे मिलने उसके पास आ रहा है, तो ये सुनकर सताक्षी बड़ी मुश्किल से और धीरे बोली। सताक्षी बोली, हेलो वेदांत। वेदांत बोला, हाँ बोलो सताक्षी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? बताओ। सताक्षी बोली, वेदांत तुम प्लीज़ घर आ जाओ, प्लीज़ मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वेदांत बोला, सताक्षी क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? उस रौनक ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? सताक्षी बोली, नहीं उसने कुछ नहीं किया, पर तुम आ जाओ प्लीज़। वेदांत बोला, मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो। इतना कहकर वेदांत ने अपना फ़ोन कट कर दिया। उसने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और सीधे उस वेडिंग पार्टी वेन्यू पर पहुंच गया जहां सताक्षी की शादी होने वाली थी। सताक्षी वहीं रुकी हुई थी। उसने मौका देखकर पीछे के रास्ते से सताक्षी के कमरे में एंटर किया। पूरी पार्टी हॉल में इस समय शांति थी। सभी लोग अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। वेदांत ने बालकनी से मौका अच्छा देखा, इसलिए वो बालकनी से सताक्षी के रूम में एंटर हुआ। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो सताक्षी ने झट से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वेदांत ने देखा कि सताक्षी रोई हुई है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और रोने के कारण सूज भी गई हैं। वेदांत ने बालकनी का दरवाज़ा लगाया और फिर सताक्षी की तरफ देख कर बोला। वेदांत बोला, सताक्षी क्या हुआ? तुम रो रही हो? वेदांत डर रहा था। सताक्षी की रोने की आवाज़ें उसको और ज़्यादा डरा रही थी। वेदांत ने सताक्षी को चुप कराया और बोला। वेदांत फिर बोला, सताक्षी क्या हुआ? बताओगी कुछ? देखो तुम मुझे डरा रही हो अब। सताक्षी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बात कहनी शुरू की। सताक्षी बोली, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी और तुम सही थे। जैसे ही वेदांत ने सताक्षी की ये बात सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया, तो वह उसकी तरफ देखकर एक बार फिर बोला। वेदांत बोला, तुम ये क्या बोल रही हो सताक्षी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट रुको, तुम पहले पानी पियो। इतना कहकर वेदांत ने सताक्षी को पानी पिलाया और उसे शांत रहने के लिए कहा। सताक्षी ने एक लंबी गहरी सांस ली और वेदांत को गले लगा लिया। वेदांत बोला, अब बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? सताक्षी बोली, तुम सही थे वेदांत, और मैं पागल थी जो ये समझ बैठी थी कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो गलत कहा है। मेरे पापा कभी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं गलत थी। इतना कहकर उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर और उसकी बातें सुनकर वेदांत समझ चुका था कि सताक्षी को कुछ तो पता चल गया है, पर क्या पता चला है और कैसे पता चला, ये बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। वेदांत बोला, आराम से बताओगी क्या बात हुई है और तुम किस बारे में बात कर रही हो? सताक्षी बोली, मुझे सब सच पता चल चुका है। वेदांत के लिए ये बात हैरानी भरी थी। वेदांत बोला, क्या सच पता चला है तुम्हें? सताक्षी बोली, वही जो तुमने बताया था, वो सब सच है और शायद तुम्हें भी इतना सच नहीं पता जितना मुझे पता चला है। वेदांत बोला, क्या पता चला है तुम्हें, बताओगी? सताक्षी बोली, इन सब के पीछे सिर्फ पापा ही नहीं बल्कि अश्विन अंकल और अविनाश मामा भी हैं। जैसे ही वेदांत ने ये नाम सुना तो वो हैरानी से सताक्षी की तरफ देखने लगा। वह सताक्षी से फिर बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? सताक्षी बोली, वेदांत मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ना वो सब सच है। ये सुनते ही वेदांत के तो होश उड़ गए, क्योंकि ये सच तो उसे भी नहीं पता था। जैसे ही वेदांत ने ये नाम सुना तो वह हैरानी से सताक्षी की तरफ देखने लगा और बोला। वेदांत बोला, अश्विन महेश्वरी भी इन सब में शामिल था? सताक्षी ने हाँ में सर हिलाया और बोली, नहीं, सिर्फ वही नहीं बल्कि अश्विन मामा भी, जो तुम्हारी फैमिली के सबसे वफादार बनते फिरते हैं, उन्होंने भी इन सब में पापा का ही साथ दिया है। वेदांत बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम ही तो कह रही थी कि तुम इस बारे में कल सबके सामने बात करोगी। तभी सताक्षी बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी, ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, तो सोचा पापा से एक बार बात कर लूँ। उनके रूम के पास पहुंची तो देखा अंदर पापा अश्विन अंकल से बात कर रहे हैं। तभी मैंने सारी बातें सुनी और मेरे होश उड़ गए। मुझे माफ़ कर दो वेदांत, तुम सही थे और तुम जीत गए हो। वेदांत ने जैसे ही ये सुना तो उसने सताक्षी को अपने गले लगा लिया। सताक्षी बुरी तरीके से टूट चुकी थी। ये बात वेदांत को साफ साफ पता चल रही थी। तभी वेदांत बोला, शांत हो जाओ, सब ठीक होगा। सताक्षी बोली, कुछ ठीक नहीं होगा, वो लोग समृद्धि दीदी को मारने वाले हैं। वेदांत बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हारी दीदी को, वो सेफ जगह पर है। सताक्षी ने जैसे ही ये सुना तो वो वेदांत से बोली, तुम्हें कैसे पता? वेदांत बोला,
बस पता है, तुम कल की शादी पर कंसंट्रेट करो। शताक्षी बोली, मैं ये शादी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने शादी के लिए हाँ करी थी क्योंकि मुझे लगा था मेरे पापा सच्चे हैं, बेकसूर हैं। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, तो तुम शर्त जीत गए हो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, पर ये शादी अब मैं नहीं करूँगी। और वैसे भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। वेदांत बोला, कोई भी इसकी इजाज़त नहीं देगा, पर अभी मैं दे रहा हूँ ना। कल ये शादी नहीं होगी, लेकिन तुम शादी के लिए तैयार होगी और मंडप में भी जाओगी। अब मैं वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ और वही होगा। शताक्षी बोली, क्या करने वाले हो तुम? वेदांत बोला, वही जो सालों पहले दिग्विजय राणा ने किया था, महाप्रलय। तुम सो जाओ और चिंता मत करो, तुम्हारी शादी किसी और से कभी नहीं हो सकती। इतना कहकर वेदांत वहां से जाने को हुआ तो शताक्षी ने उसे पकड़ लिया। शताक्षी बोली, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। वेदांत बोला, शताक्षी जिद मत करो, अगर किसी ने मुझे यहाँ तुम्हारे साथ ऐसे देख लिया ना तो शायद हमारा प्लान कामयाब ना हो। तुम जानती हो ना कि अगर किसी को भी पता चल गया तो क्या होगा? शताक्षी बोली, वो सब मैं नहीं जानती, मैं अकेली रही तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए मेरे साथ जो बहुत गलत हो। वेदांत बोला, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, और वैसे भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए गार्ड्स हैं यहाँ। जैसे ही शताक्षी ने यह सुना तो वह हैरानी से वेदांत को देखने लगी। वेदांत बोला, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है वेदांत सिंह राठौर की बीवी को इतनी आसानी से मैं दुश्मनों के घर में रख दूंगा? यहाँ जितने भी वेटर्स के रूप में लोग घूम रहे हैं ना, वो मेरे आदमी हैं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई परिंदा भी हमला नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इतना कहकर वेदांत ने शताक्षी को बेड पर सुलाया और उसके सोने के बाद वेदांत वहां से चला गया। वेदांत इस बात से खुश था और थोड़ा दुखी भी कि शताक्षी को सारी सच्चाई पता चल गई, पर दुख इस बात का था कि वो जानता था शताक्षी ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसे बहुत गहरा सदमा लगेगा, और ठीक ऐसा ही हो रहा था। वेदांत ने सोच लिया था कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो घर पहुंचा तो उसने देखा घर वाले उठे हुए हैं और हॉल में बैठे उसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वेदांत ने घर वालों को देखा तो उसके होश उड़ गए। हाथों में हाथ बांधे रूहिका वेदांत को ही घूर रही थी, और सिर्फ रूहिका ही नहीं बल्कि घर वाले भी। शिवांग बोला, इतनी रात को चोरी छुपे शताक्षी से मिलने का क्या मतलब बनता है वेदांत, बताओगे सबको? वेदांत बोला, आपको कैसे पता मैं उससे मिलने गया हूँ? तभी शिवांग बोला, बाप हूँ तुम्हारा, तुम क्या करते हो सारी बातों का आइडिया है मुझे, अब बताओगे? तुम्हें जाते हुए देख लिया था मैंने। जब तुम्हारा पीछा करवाया तो पता चला कि तुम उस जगह गए हो जहाँ शताक्षी की शादी होने वाली है। अब बताओगे कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? वेदांत कुछ बताना नहीं चाहता था। वो बात सिर्फ और सिर्फ शिवांग से करके सारे मामले को हैंडल करना चाहता था, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि सामने शिवांग, रूहिका, ऐश्वर्या, अद्विक, आराध्या, शशांक, अनंत और व्योम सब लोग खड़े थे। बाकी बच्चों के अलावा समृद्धि सभी लोग सोए हुए थे। इस बारे में और कोई नहीं जानता था। शिवांग को ऐसे गुस्से में देख वेदांत बोला, हम स्टडी रूम में चलकर बात करें, यहाँ पर नहीं। शिवांग ने एक नज़र वेदांत को घूरा और फिर सभी लोग स्टडी रूम की तरफ चले गए। स्टडी रूम में पहुंचते ही वेदांत ने दरवाजे की कुंडी लगाई और सबकी तरफ देखते हुए कहा। वेदांत बोला, मुझे आप सबको एक ज़रूरी बात बतानी है। शिवांग बोला, कैसी ज़रूरी बात बतानी है तूने? वेदांत ने रूम में आते ही सारी घटना जो कुछ भी अभी हुई थी वो सबको बता दी। ये सुनकर तो सब हैरान थे। तभी शिवांग बोला, इसका मतलब शताक्षी को सब कुछ पता चल चुका है? तभी वेदांत बोला, हाँ पापा, सब कुछ। वो तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई है, और हाँ, सिर्फ दिग्विजय राणा ही इन सब में शामिल नहीं है, बल्कि कोई और भी इन सब में शामिल है। तभी ऐश्वर्या बोली, कौन कौन? वेदांत बोला, अश्विन महेश्वरी और अविनाश सिंह राजपूत। जैसे ही सबने अविनाश का नाम सुना तो सब हैरानी से शिवांग को देखने लगे। शिवांग बोला, अविनाश? वो कैसे? वो तो हम लोगों के साथ था ना? वेदांत बोला, नहीं, वो हमारे साथ कभी नहीं था। वो तो हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जीता था। पहले उसने अपने जीजा को धोखा दिया और उसके बाद हम लोगों को। राठौर मैंशन में आग भी उसी ने लगवाई हुई थी। जैसे ही सभी घर वालों ने ये सुना तो सबके लिए ये एक सबसे बड़ा धक्का था। घर वाले ये सुनकर बहुत गुस्से में आए हुए थे। साथ ही में वेदांत ने सभी को ये भी बता दिया था कि समृद्धि की जान को खतरा है, क्योंकि दिग्विजय राणा अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी को समृद्धि के नाम नहीं करना चाहता। हालांकि शताक्षी ने उसे समृद्धि के असली माँ बाप के बारे में नहीं बताया था। वो समृद्धि से इस बारे में खुद बात करना चाहती थी, इसलिए उसने वेदांत को सिर्फ ये बताया था कि उसके पिता समृद्धि को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि करोड़ों की जमीन वो अपने हाथों से जाते हुए नहीं देख सकते। इससे समृद्धि की जान भी खतरे में है। यह सुनकर तो व्योम गुस्से से पागल हो गया। उसने सोच लिया था कि वो किसी भी कीमत पर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तभी शिवांग बोला, अब हमारे पास सिर्फ कुछ घंटों का ही समय है, क्योंकि सुबह का सूरज दिग्विजय राणा के लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला। दिन में शादी के मंडप पर ऐसा तमाशा होगा कि दिग्विजय राणा के होश उड़ जाएंगे। तभी ऐश्वर्या बोली,
सही कहा तुमने। बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुम्हारा साथ दूं या ना दूं, पर इससे एक बात पता चल गई है मुझे क्या करना है। तुम दिग्विजय राणा के खिलाफ जो सबूत ढूंढ रहे थे ना, वो मैं दूंगी तुम्हें, पर आधे सबूत। जैसे ही शिवांग ने ये सुना तो वह ऐश्वर्या को देखने लगा। तभी ऐश्वर्या फिर बोली, हाँ, ऐसे मत देखो, मुझे रोहिका ने जो कुछ भी समझाया उसको सुनकर मैं समझ चुकी हूँ कि दुश्मनी बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दिग्विजय राणा जैसा इंसान जब अपनी सगी बेटी का ना हो सका तो वो हम लोगों का क्या ही होता। और लास्ट में तो अपने ही काम आते हैं। मैंने सोच लिया है कि अपने बेटे के ऊपर इस दुश्मनी का एक अंश भी नहीं पड़ने दूंगी। ये लो शिवांग, जब तुमने ये कहा कि वेदांत शताक्षी से मिलने गया है तो मैंने तभी सोच लिया था कि अब शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये रही पेन ड्राइव, इसमें वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तभी शिवांग बोला, क्या है इसमें ऐसा? ऐश्वर्या बोली, याद है एक बार रुद्र भाई ने तुमसे कहा था कि उसके पास दिग्विजय राणा के खिलाफ काफ़ी सबूत हैं और वो सबूत यही हैं। अंकुश ने उन सबूत की एक कॉपी बनाकर रखी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, और वो सारे सबूत रुद्र भाई ने कहाँ छुपाए हैं इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अंकुश के पास उन सबूतों की एक कॉपी थी जिसे उसने अद्विक के नाम पर संभाल कर रखा हुआ था। इसके बारे में कोई नहीं जानता था। जब अंकुश की मौत हुई तो अद्विक के 18वें जन्मदिन पर मुझे सिंगापुर के एक बैंक से कॉल आया, जहां मुझे ये बताया गया कि अद्विक शेखावत के नाम पर एक लॉकर बुक है और वो लॉकर जब अद्विक मेजर हो जाएगा तब खोल सकता है। इसलिए मैं अद्विक के साथ सिंगापुर गई। हमने बैंक से उस लॉकर का एक्सेस लिया और मुझे वहाँ एक लेटर मिला और ये पेन ड्राइव मिली। हालांकि अद्विक मेरी ये बात मानता है, इसलिए जब मैंने अद्विक से ये कहा कि ये पेन ड्राइव देखने की ज़रूरत नहीं है तो उसने बिना किसी सवाल जवाब किए मुझे ये पेन ड्राइव और ये लेटर दे दिया। अद्विक भी नहीं जानता कि इस लेटर में क्या लिखा है और इस पेन ड्राइव के अंदर क्या है। इसमें जो कुछ भी था वो मैंने पढ़ा था और अब मैं वो तुम्हें दे रही हूँ। ये रही पेन ड्राइव और ये रहा लेटर। सोचा था इसे दिग्विजय राणा के खिलाफ सबके सामने इस्तेमाल करूंगी, लेकिन रूहिका ने मुझे समझाया कि परिवार की ताकत क्या होती है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। और अगर मैं अकेले ही दिग्विजय राणा का सामने करने का सोचती तो मैं खाक में मिल जाती, लेकिन अगर अपने परिवार के साथ बंद मुट्ठी बनाकर दिग्विजय राणा और उन लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश करती हूँ तो मैं कामयाब ज़रूर होती। और अब तुम लोगों के साथ हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी। इतना कहकर ऐश्वर्या ने वो पेन ड्राइव शिवांग को दे दी। वहीं रूहिका ऐश्वर्या को देख रही थी। रूहिका ने मुस्कुराते हुए ऐश्वर्या का हाथ पकड़ा, वो उसे हिम्मत दे रही थी। अपनी बात कहकर ऐश्वर्या ने वो पेन ड्राइव शिवांग को दे दी। वहीं रूहिका ऐश्वर्या को देख रही थी। रूहिका ने मुस्कुराते हुए ऐश्वर्या का हाथ पकड़ा, वो उसे हिम्मत दे रही थी। शिवांग ने उस पेन ड्राइव को देखा और उस लेटर को पढ़ा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि ये सब कुछ अंकुश ने दिग्विजय राणा के कहने पर किया है। अंकुश भी उस महायज्ञ में शामिल था और उस महायज्ञ में जो कुछ भी हुआ था उन सब में अंकुश ने बराबर साथ दिया था, लेकिन अंकुश जानता था कि उसको धोखा मिल सकता है, इसलिए अपने और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उसने पहले से ही ये इंतजाम करके रखा हुआ था ताकि उसको कुछ भी हो जाने के बाद ऐश्वर्या और अद्विक पर कोई भी बुरी नज़र न डाल सके। यही बात दिग्विजय राणा भी जानता था, क्योंकि अंकुश ने उसे धमकाया था कि अगर उसने उसके बच्चों पर या उसके परिवार पर बुरी नज़र डाली तो उसके पास उसके खिलाफ इतने सबूत हैं और उसने ऐसी जगह पर रखा हुआ है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। उसका एक भी गलत कदम उसको खाक में मिलाकर रख सकता है। इसलिए दिग्विजय राणा ने शेखावत परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। अंकुश के मर जाने के बाद दिग्विजय राणा ने ऐश्वर्या को यूं ही छोड़ दिया था। वो चाहता तो अंकुश के साथ साथ ऐश्वर्या और उसके पूरे परिवार को खत्म कर सकता था, लेकिन दिग्विजय राणा सिर्फ और सिर्फ अंकुश को धमकी की वजह से चुप था। पर शायद उसकी यही चुप्पी आज उसके सर्वनाश को लिख चुकी थी। जिसे सबूत को शिवांग बरसों से ढूंढ रहा था वो सबूत शिवांग को मिल चुका था। शिवांग ने ऐश्वर्या को देखा और बोला, शिवांग बोला, ऐश्वर्या थैंक यू सो मच। ये सबूत ना एक ऐसी चाबी है जो दिग्विजय राणा के सभी काले चिट्ठे को खोल कर रख सकती है। तुम्हारा किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आ रहा, पर तुम एक वचन देता हूं तुम्हें, मेरे होते हुए तुम्हारे दोनों बच्चों पर कोई आँच नहीं आ सकती। मेरे लिए मेरे 4 बच्चे जैसे हैं वैसे ही ये दोनों भी हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है। आज से इनको वही प्यार, अपनापन और मान सम्मान मिलेगा जो हमारे घर में सभी बच्चों को मिलता है। और तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ पूरा राठौर परिवार है। तभी शशांक बोला, और हम लोग भी हैं। मैं तो पहले ही जानता था कि अविनाश राजपूत एक नंबर का घटिया इंसान है, लेकिन इतना नहीं था, ये पता नहीं था मुझे। ये खैर पता चल गया है ना। अब इसे बताऊंगा कि धोखा देना किसे कहते हैं। अब बता शिवांग, क्या प्लान है तेरा, क्या करना है आगे, क्योंकि इतनी आसानी से तो दिग्विजय राणा को नहीं छोड़ने वाले हैं हम। शिवांग बोला, उसकी चिंता तुम मत करो। कल अब एक ऐसा धमाका होगा जिसके बारे में दिग्विजय राणा सोच भी नहीं सकता। कल सभी लोग शादी में आएंगे और शादी में सभी लोगों को दिग्विजय राणा का असली चेहरा नजर आएगा।
व्योम, तुम समृद्धि के साथ रहना। समृद्धि की जान को खतरा है और वेदांत की बातों से इतना तो तुम्हें पता चल गया होगा कि दिग्विजय राणा को खुद के अलावा किसी और की कोई चिंता नहीं है। वो समृद्धि को भी नहीं छोड़ेगा, जबकि समृद्धि तो उसकी बेटी है और तुम तो सिर्फ दिग्विजय राणा के दुश्मन के होते हुए समृद्धि से दूरी बनाए बैठे हो। बताओ क्या गलती है उसकी? सिर्फ ये गलती कि वो दिग्विजय राणा की बेटी है, या ये गलती कि उसने तुमसे प्यार किया है? व्योम, मैंने तुम्हारी शादी समृद्धि से इसलिए नहीं करवाई कि तुम उसके साथ इस तरीके से बिहेव करो। समृद्धि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो तुम्हारे प्यार पर, तुम्हारे हर एक अधिकार पर उसका बराबर अधिकार है और वो हक तुम्हें उसे देना पड़ेगा। अब सभी लोग अपने अपने कमरे में जाओ। मैं, शशांक, व्योम, वेदांत इस बारे में सोचते हैं कि कल हमने क्या करना है। बाकी आप सब लोग इस बात को किसी के सामने शो मत होने दीजिएगा। इतना कहकर शिवांग ने उन सब लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया। हालांकि अनंत रुकना चाहता था, लेकिन शिवांग उसकी तरफ देखकर फिर बोला। शिवांग बोला, अनंत बेटा तुम भी जाओ, क्योंकि कल के बाद तुमने कुछ ऐसे फैसले लेने हैं जो सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि सब सियासतों में लागू होंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अभी इन दुश्मनी भरी सियासती दांवपेच में पड़ो, ठीक है ना? अनंत बोला, ठीक है पापा, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उस दिग्विजय राणा ने मेरे परिवार के खिलाफ एक भी बुरी नजर डाली तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से चुप हूँ, क्योंकि आप सब मुझसे बड़े हैं और जो दुश्मनी की आग मेरे अंदर धड़क रही है वो मुझसे ज़्यादा कई गुना आप लोगों के अंदर जल रही है। अनंत वहां से ये सब बातें कहकर जा चुका था। वहीं शिवांग ने बाकियों के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बारे में सुनकर सब लोग खुश थे। अब सबको इंतजार था तो अगले दिन के तमाशे का। सुबह हो चुकी थी, दिन चढ़ चुका था। वहीं राणा फैमिली शादी की पूरी तैयारी कर चुकी थी। अब बस इंतजार था तो बारात आने का। सभी मेहमान शिरकत ला चुके थे। शादी बहुत ही भव्य तरीके से होने वाली थी, क्योंकि दिग्विजय राणा कोई मामूली इंसान तो था नहीं, उसके काफी सारे कनेक्शंस भी थे। हाँ, ये बात अलग थी कि कुछ लोग उसे पसंद करते थे और कुछ नापसंद, लेकिन इस समय शादी में सभी लोग आए हुए थे। शिवांग भी अपने पूरे परिवार के साथ वहां आया था और इस बार साथ में आद्रिजा, सांची और अंशिका। सांची के डांस कल्चर प्रोग्राम में होने के कारण वो रुद्राक्ष के साथ दिल्ली गए हुए थे। वो लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे। अब सिर्फ व्योम और समृद्धि को छोड़कर वहां बाकी सभी लोग मौजूद थे, पर यह बात किसी ने नोटिस नहीं करी थी। शायद किसी को इतना टाइम ही नहीं मिला। वहीं कमरे में तैयार बैठी दुल्हन के लिबास में शताक्षी सी सोच में डूबी थी कि वो इस शादी किसी कीमत पर नहीं करेगी, पर उसे वेदांत की बातों पर भरोसा था। वेदांत ने उसे भरोसा दिलाया था कि वो किसी भी हाल में उसके पिता से उसे बचा लेगा, पर शताक्षी यही सोच रही थी कि क्या वेदांत का प्लान कामयाब होगा। दिग्विजय राणा खुशी से सभी मेहमानों की आवभगत कर रहा था, पर उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट भी नजर आ रही थी। वो घबराहट थी समृद्धि के ना मिलने की। उसे समृद्धि को बहुत जगह ढूंढने की कोशिश करी, उसके आदमी लगातार उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन समृद्धि का नामो निशान मिट सा गया था। उसके बारे में एक छोटी से छोटी जानकारी तक किसी को नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि शिवांग ने पहले ही समृद्धि के बारे में हर छोटी छोटी डिटेल्स मिटा दी थी। किसी को नहीं पता था कि समृद्धि राठौर परिवार के साथ रजावत मैंशन में उनके घर पर पूरे अधिकार से रह रही है, राठौर परिवार की बड़ी बहू बनकर। थोड़ी देर में दूल्हा बना रौनक महेश्वरी अपनी बारात लेकर राणा परिवार से अपना स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आ गया। दिग्विजय राणा की बहन, जो कि दूर की रिश्तेदार थी, उसने और अविनाश राजपूत की बीवी कामनी राजपूत ने उसका स्वागत किया और रौनक को अंदर मंडप में लेकर आए। काफी पूजा पाठ करने के बाद रौनक को कमरे में कपड़े बदलने के लिए भेज दिया गया। वो शादी के सगुन के कपड़े पहनकर और सर पर सहरा बांधकर मंडप में बैठ चुका था। वहीं शताक्षी कमरे में घबराई यही सोच रही थी कि कैसे भी करके ये शादी ना हो, लेकिन जब उसे वेदांत ने ये कहा कि उसे चुपचाप ये शादी करनी है, तो ये सुनकर शताक्षी गुस्से से पागल हो गई। उसने वेदांत के मैसेजेस को पढ़ा और उसे फोन किया तो वेदांत ने उसे सिर्फ इतना कहा कि उसे ये शादी करनी पड़ेगी। ये शादी कानूनन मान्य नहीं होगी, इसलिए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। शताक्षी ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन वेदांत ने उसके सामने कोई चॉइस नहीं रखी थी। कॉल पर भी वेदांत शताक्षी से ये बात बोलकर फोन काट चुका था। वहीं शताक्षी अब भंवर में फंसी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब से कैसे निकले। उसे पता था अगर वो ये बात अपने घर पर किसी को बताएगी तो सब उसे ही गलत ठहराएंगे, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि पिता, जो कि उसके दोषी हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए बच जाए। इसलिए उसने ना चाहते हुए भी वेदांत की बात मान ली। जब पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा तो शताक्षी घूंघट लेकर मंडप में आ चुकी थी। नेट के दुपट्टे में शताक्षी ने घूंघट लिया हुआ था, जिसमें उसका चेहरा घूंघट की आड़ में था, पर काफी चौड़ा बॉर्डर होने के कारण उसकी आंखें ही सभी को दिख रही थी। बाकी का चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन शताक्षी की आंखें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि घूंघट के पीछे शताक्षी है। उसकी आंखें इस समय बिल्कुल सूनी नजर आ रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। पंडित जी ने रस्मों की शुरुआत करी। शताक्षी जैसे जैसे रस्मों को निभाती वैसे वैसे उसके
उसके चेहरे पर अजीब से भाव नजर आने लगते। उसका दिल बार बार धड़कने लगता। उसे ऐसा लग रहा था कि वेदांत उसके आसपास है, लेकिन वो वेदांत को देख नहीं सकती। थोड़ी देर में पंडित जी ने कन्यादान के लिए शताक्षी के पिता को बुलाया तो दिग्विजय राणा बड़े ही शान से अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए मंडप में आया। उसने शताक्षी का कन्यादान अपने हाथों में लेकर दूल्हे के हाथ में दिए। अचानक हाथों को दूल्हे के हाथ में देते ही शताक्षी के हाथ कांपने लगे। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी और की छुअन भी वो अपने आप पर बर्दाश्त न कर सकती थी। लेकिन सेहरा बांधे दूल्हे ने जब शताक्षी का हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा तो शताक्षी कुछ न कह सकी। उसने अपने होठों को भींच लिया और आंखों से कुछ बूंदें निकल पड़ी। शताक्षी को देखकर साफ लगने लगा था कि वो अपने सेंस में नहीं है। थोड़ी देर में पंडित जी ने फेरों की रस्म के लिए दूल्हा और दुल्हन को खड़ा किया। वो दोनों खड़े हुए और शुरू हुई फेरों की रस्म। दुल्हन बनी शताक्षी के कदम फेरों के लिए बढ़ नहीं रहे थे। उसकी शादी वेदांत के साथ हो चुकी थी, भले ही पूरी रीति रिवाज के साथ नहीं हुई थी, लेकिन कानूनन वो पत्नी थी उसकी। उसे ये रीति रिवाज वेदांत के साथ निभाने थे। शताक्षी के दिल में अजीब से भाव थे और दिमाग में बहुत सारे सवाल। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वेदांत ने उसे धोखा तो नहीं दिया, क्योंकि वो उसके पिता से बेइंतहा नफरत करता है और अपने पिता से की जाने वाली नफरत का अंजाम वो पहले ही देख चुकी थी। शताक्षी बड़ी मुश्किल से अपने कदमों को बढ़ा रही थी। उसने धीरे धीरे करके 7 फेरे पूरे किए। पंडित जी ने जब दूल्हा और दुल्हन की ओर देखते हुए ये कहा कि दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरेगा और गले में मंगलसूत्र पहनाएगा तो दूल्हा बना रौनक जल्दी से थाली में पड़े मंगलसूत्र को उठाकर शताक्षी के गले में पहनाने लगा। शताक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे और आंसुओं की एक बूंद रौनक के हाथ में जा गिरी, जिसे शायद उसने महसूस कर लिया था, लेकिन उसने अपने भाव को इस बात पर बिल्कुल भी नहीं आने दिया था। पंडित जी ने जब दुल्हन को सिंदूर लगाने के लिए कहा तो शताक्षी की बहन कृतिका शताक्षी के करीब आई और उसका घूंघट धीरे से उसने उठाया। दूल्हे को सिंदूर लगाने को कहा। दूल्हे ने धीरे से शताक्षी की मांग भरी तो शताक्षी का चेहरा आंसुओं से भर उठा। पंडित जी ने ये कहकर भगवान को साक्षी मानकर हाथ जोड़े और दोनों को ये कहकर बधाई दी। पंडित जी बोले, जजमान, आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। अब आप दोनों भगवान सहित सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने इस नव जीवन की एक नई शुरुआत करें। ये शब्द बाकी सब लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन शताक्षी, जो कि वेदांत की नफरत झेलने के बाद भी शायद उससे प्यार कर बैठी थी, उसके लिए ये शब्द किसी खंजर के समान थे। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने घूंघट की आड़ में अपने आंसुओं को छिपा कर रखा हुआ था। दूल्हा दुल्हन दोनों ही खड़े हुए। शताक्षी ये गुड़िया की तरह बस चले जा रही थी। रौनक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दिग्विजय राणा के पास लेकर आया। उसने दिग्विजय के पैर छुए तो दिग्विजय ने उसे गले लगाते हुए कहा। दिग्विजय बोला, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं है बेटा, तुम्हारी जगह मेरे सीने से लगे रहने में है। तुम आज से मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें अपनी बेटी सौंप दी है। शताक्षी, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतना कहकर दिग्विजय राणा ने रौनक और शताक्षी को गले लगा लिया और शताक्षी का हाथ रौनक के हाथ में दे दिया। जैसे ही दिग्विजय ने उन दोनों से ये कहा कि तभी उसे दरवाजे पर एक आहट सुनाई दी। सब लोगों का ध्यान उस ओर गया तो सामने आए इंसान को देखकर सबके होश उड़ गए। सब हैरानी से उस इंसान को देखने लगे जो दरवाजे पर आया था। दिग्विजय दौड़ते हुए उस इंसान के पास आया। उसके चेहरे पर थोड़ा सा बल पड़ा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर उन भाव को नहीं आने दिया। अपने सामने खड़े उस इंसान को देखकर वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ खड़ा था। दरवाजे पर जिस इंसान ने दस्तक दी थी वो इंसान अकेले नहीं आया था, बल्कि अपने साथ किसी को लेकर आया था। दरवाजे पर कमिश्नर सर अपने साथ खड़े इंस्पेक्टर को लेकर आए थे। वहीं इंस्पेक्टर सर साथ में अपनी पूरी सेना के साथ आए थे। ये देखकर तो सभी एक पल के लिए हैरानी से उन्हें देखने लगे। दिग्विजय राणा इंस्पेक्टर के पास आया और बोला, दिग्विजय राणा बोला, इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ आइए, मेरी बेटी की शादी हुई है, आप भी इसमें शिरकत लीजिए। इंस्पेक्टर और कमिश्नर, जो कि दोनों ही वहाँ आए थे, वो दिग्विजय राणा की ओर देख कर बोले, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं दिग्विजय राणा, हम तो यहाँ बहुत पुराना और ज़रूरी काम पूरा करने आए हैं। दिग्विजय राणा बोला, मैं कुछ समझा नहीं आपके कहने का मतलब। कमिश्नर सर मुस्कुराते हुए बोले, हम आपकी गिरफ्तारी करने आए हैं दिग्विजय राणा। दिग्विजय गुस्से से बोला, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम 2 कौड़ी के कमिश्नर मुझे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो? आखिर ऐसा कौन सा जुर्म किया है मैंने जो तुम मुझे और मेरी बेटी की शादी के दिन जेल में डालने की बात कर रहे हो? कमिश्नर सर थोड़े एटीट्यूड के साथ बोले, अपनी जुबान को लगाम दे दिग्विजय राणा। मानता हूँ तुम अपनी सियासत के राजा हो, लेकिन मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। मैं सरकार का नौकर हूँ और मेरी ड्यूटी है गुनहगार को सजा देना, और तुम गुनहगार हो। और अगर बात करते हो अपने जुर्म की, तो मैं बताता हूँ तुम्हारा जुर्म। आज से सालों पहले महायज्ञ के दिन जो हत्याकांड हुआ था, तुम उसमें दोषी हो। हमें तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिले हैं, जिससे साफ पता चलता है कि तुम दोषी थे। जैसे ही दिग्विजय राणा के बारे में ये बात निकली तो सभी लोगों में खुशबुसाहट होने लगी। सभी लोग आपस में बात करने लगे तो दिग्विजय राणा गुस्से से बोला, ये सब क्या है? ये बकवास बातें हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुझे भी दिखाओ, तब मैं मानूं।
जैसे ही दिग्विजय राणा ने गुस्से से इस बात को मानने से इनकार कर दिया तो शिवांग बोला, सबूत है मेरे पास है, अगर अभी के अभी तुम अपने गुनाह को कबूल नहीं करते हो तो मैं सबूत पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। तभी दिग्विजय राणा गुस्से से बोला, तू तो मुझसे जलता है, तू मुझे पहले भी इन सब में दोषी करार कर चुका है, लेकिन क्या हुआ था, तेरी बातें झूठी साबित हुई थी और आज भी तू यही कर रहा है। शिवांग बोला, पहले की बात अलग थी, पहले मेरे पास सबूत नहीं थे और याद है तूने ही कहा था कि जब तक मेरे पास सबूत नहीं हो ना तो तू ना इंडिया आएगा ना ही तू ये मानेगा कि तूने वो सब कुछ किया है। दिग्विजय राणा बोला, तो आज भी मैं वही कह रहा हूँ, सबूत है तो दिखा, क्योंकि मैं तो उस दिन यहाँ था ही नहीं, तो मैं उस हत्याकांड को कैसे करवा सकता हूँ। जैसे ही शिवांग ने ये सुना तो उसने एक बड़ी सी टीवी पर कुछ वीडियो कुछ तस्वीरें चला दी। वो टीवी वहाँ आए मेहमानों को शादी की तस्वीरें दिखा रहा था, लेकिन अब उस पर कुछ और ही दिख रहा था। वो सारे सबूत जो रुद्र ने दिग्विजय राणा के खिलाफ इकट्ठा किए थे, साथ ही में अंकुश का भी एक कन्फेशन था। अंकुश ने मरने से पहले दिग्विजय राणा के खिलाफ जो कुछ भी सबूत उसके पास थे, उस महायज्ञ में जो कुछ भी प्लानिंग हुई थी, उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग पहले से करके रखी थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो भी सबने देख ली। साथ ही में दिग्विजय राणा भी नहीं बल्कि कुछ और नाम भी इस सब में जुड़े थे, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि दिग्विजय राणा ने अकेले इस काम को अंजाम नहीं दिया है, बल्कि और भी कई नाम थे और भी कई लोग थे जिसने उसका साथ दिया है। अश्विन महेश्वरी ने जैसे ही अपना नाम सुना वो तो घबराहट के मारे खुद को बेकसूर साबित करने में लग गया कि तभी दिग्विजय राणा गुस्से से बोला, मैं नहीं मानता इस सबूत को, और वैसे भी सालों पहले जो कुछ हुआ था वो हो गया। जिसके साथ हुआ था ना वो जिंदा है और ना ही जिन्होंने किया था वो जिंदा है, इसलिए ना मैं इन सबूतों को मानता हूँ और ना ही खुद को गुनहगार। इतना कहकर उसने गुस्से में अपनी कोट की जेब से छिपी पिस्तौल निकाल ली। जैसे ही उसके हाथों में वो सब दिखी तो सब लोगों में जोर जोर से चीखे चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। ये देखकर शताक्षी ने अपने घूंघट को उठा लिया। शताक्षी अपने पिता की तरफ देखकर बोली, शताक्षी बोली, पापा ये आप क्या कर रहे हैं। जैसे ही दिग्विजय राणा ने शताक्षी की ओर देखा वो बोला, दिग्विजय राणा बोला, शताक्षी तुम मेरे साथ चलो, मैं भी देखता हूँ कि ये सब लोग मुझे कैसे बंदी बनाते हैं और कैसे मेरे साथ कुछ गलत करते हैं। तुम मेरी बेटी हो, मेरा खून हो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दे सकता, और वैसे भी अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हारी और रौनक को बचाने की जिम्मेदारी अब पूरी तरीके से मेरी है। इतना कहकर वो शताक्षी के पास आकर शताक्षी के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए अपने पास ले जाने लगा, तो उसका एक तरफ से हाथ पकड़ते हुए दूल्हे ने बड़ी ही गरजती हुई आवाज में कहा। दूल्हा बोला, अभी थोड़ी ही देर पहले पूरे समाज के सामने तुमने अपनी बेटी का कन्यादान किया है दिग्विजय राणा, अब ये मेरी बिहाता पत्नी है, ना कि तुम्हारी बेटी। इसलिए मेरी पत्नी को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना कि तुम वेदांत सिंह राठौर की बीवी शताक्षी वेदांत सिंह राठौर को हाथ लगा रहे हो। जैसे ही सबने ये सुना तो सब हैरानी से दूल्हे को देखने लगे। अपनी बात कहकर दूल्हे के फेस से वेदांत ने अपने चेहरे से सेहरा हटाया और गुस्से से दिग्विजय राणा को देखने लगा। शताक्षी ने फटी हुई निगाहों से अपने पीछे खड़े वेदांत को देखा, जिससे उसका हाथ बड़े ही कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसे देखकर हैरानी से और धीरे से बोली। शताक्षी बोली, वेदांत तुम। वेदांत ने गुस्से से शताक्षी को अपनी तरफ खींचा तो दिग्विजय राणा ने उसकी पकड़ ढीली कर दी। दिग्विजय राणा गुस्से से वेदांत की ओर देख कर बोला। दिग्विजय राणा बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी के साथ मंडप में बैठ गया। तभी वेदांत मुस्कुराते हुए बोला, हिम्मत मेरे अंदर बहुत है और तेरी बेटी मेरी पत्नी है। इन सब के सामने मैंने पूरे रीति रिवाज से तेरी बेटी के साथ शादी की है, और अब ये जहाँ जाएगी, जिसके साथ जाएगी वो इंसान सिर्फ एक होगा और वो हूँगा मैं। इसे जहाँ जाना होगा ये मेरे साथ जाएगी, इसे मैं लेकर जाऊंगा। तूने इसका कन्यादान कर दिया है और अब ये मेरी जिम्मेदारी है। अपनी बेटी का हाथ देते वक्त तूने यही कहा था ना कि आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो बस खबरदार जो अगर मेरी बीवी को हाथ लगाने की जरूरत भी की तो। तभी दिग्विजय राणा ये सुनकर बौखला गया और गुस्से से अपनी बंदूक को वेदांत की ओर तानते हुए बोला। दिग्विजय राणा बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं राठौर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ शादी करने की? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। इतना कहकर उसने गुस्से से ट्रिगर दबाया ही था कि तभी शताक्षी वेदांत के आगे आ गई और दिग्विजय राणा से बोली। शताक्षी बोली, नहीं पापा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दिग्विजय राणा गुस्से से बोला, हट जा आगे से शताक्षी, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। शिवांग, जो कि गुस्से में दिग्विजय राणा और वेदांत की बहस को सुन रहा था, वो धीरे से बोला। शिवांग बोला, एक भी गोली अगर मेरे बेटे के शरीर पर लगी तो याद रखना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये बात ना मैं सरेआम बोल रहा हूँ दिग्विजय राणा। तूने मेरे पूरे परिवार का नाश करके रख दिया, मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। मैं तुझे जिंदा यहीं दफन कर दूंगा। तभी दिग्विजय राणा हंसते हुए बोला, अरे तू क्या दफन करेगा मुझे? सालों पहले जो काम मैंने अधूरा कर दिया था वो आज मैं पूरा करता हूँ। जैसे ही गोली ऐश्वर्या को लगी तो रूहिका चिल्लाने लगी। रूहिका बोली, ऐश्वर्या। दिग्विजय राणा के चेहरे पर मुस्कान थी। दिग्विजय राणा गुस्से से बोला। दिग्विजय राणा बोला, ये निशाना तो चूक गया, लेकिन अगला निशाना नहीं चुकेगा।
उसने इतना कहा कि तभी वेदांत की आवाज़ उसे सुनाई दी। वेदांत बोला, दिग्विजय राणा, सुना है तुझे तेरी बेटी प्यारी है। अगर अब तुझे अपनी जान बचाना है ना तो अपने सारे गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो यहीं शताक्षी को मार डालूंगा। इतना कहकर वेदांत ने बंदूक शताक्षी के सर पर तान दी। ये देखकर दिग्विजय राणा के होश उड़ गए। दिग्विजय राणा अपने सामने शताक्षी को बंदूक की नोक में खड़ा देखकर घबराने लगा। उसे घबराता देख अश्विन दिग्विजय की ओर देखते हुए बोला। दिग्विजय राणा को फंसता देख अश्विन ने भी अपने घुटने टेक दिए और वेदांत की ओर देखते हुए बोला। अश्विन महेश्वरी बोला, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? कहाँ है मेरा बेटा? अगर तुम मंडप में हो तो रौनक कहाँ है? वेदांत बोला, शांत अश्विन महेश्वरी, तेरा बेटा जिंदा है, पर कब तक जिंदा रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। वो क्या है ना, बाप के कर्मों की सज़ा बच्चों को तो मिलती ही है, तो तेरे कर्मों की सज़ा भी तेरे बेटे को मिल रही है। खैर कैसे मिली ये बात तो तू जब नर्क में जाएगा ना, वहाँ जाकर जब तुझे तेरा बेटा मिलेगा तो उसे जाकर पूछ लेना, क्योंकि जिंदा ना तू बचने वाला है ना तेरा बेटा। अश्विन ने जैसे ही ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने बेटे से मिलने के लिए बेताब था। अश्विन बोला, दिग्विजय तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अरे हम सब मारे जाएंगे, ये राठौर हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। दिग्विजय बोला, तू मुंह बंद कर अश्विन। राठौर के बेटे, मेरी बेटी को छोड़। अगर मेरी बेटी को खरोंच भी आई ना तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। वेदांत बोला, तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राजा की जान तोते पर अटकी है और तोता मेरे कब्जे में है। अगर मैं इस तोते को मार डालूं तो राजा अपने आप मर जाएगा। दिग्विजय राणा गुस्से से बोला, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुझे मार डालूंगा, छोड़ मेरी बेटी को। वेदांत बोला, बिल्कुल नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर गोली चलाने की? वहीं ऐश्वर्या के पेट पर गोली लगी तो वह जमीन पर गिर पड़ी। उसे अद्विक और रूहिका ने संभाला हुआ था। हालांकि ऐश्वर्या इस हालत में तो थी कि उसे अस्पताल ले जाया जा सके, लेकिन दिग्विजय राणा शायद उसे हॉस्पिटल ले जाने का मौका नहीं देने वाला था। पर थोड़ी ही देर में अचानक धुआंधार गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लगा बाहर से शायद कोई दरवाजे पर गोलियां बरसा रहा है। अंदर जितने भी लोग थे वो अलग अलग तरीके से घबरा गए। थोड़ी देर में अलग अलग एंट्रीज के रास्तों से अंदर जितने भी गार्ड्स थे सब मरने चालू हुए। वहीं अंदर जो कि वेदांत की सिक्योरिटी गार्ड वेटर के रूप में थे, उन लोगों ने भी वेदांत के एक साइन पर धुआंधार गोली बरसानी शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले से दिग्विजय घबरा गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही दरवाजा टूट चुका था। बाहर व्योम अपनी पूरी सेना के साथ आया था। व्योम को देखकर शिवांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि यही तो शिवांग का प्लान था, बैकअप प्लान, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा कुछ होगा। दिग्विजय राणा को हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता था और वो जानता था कि दिग्विजय राणा इतनी आसानी से ना अपना जुल्म कबूल करेगा ना ही हार मानेगा। वो मर जाएगा, लेकिन एक दो को मार कर मरेगा, और इस बार शिवांग उसे कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। जैसे ही व्योम अपनी पूरी सेना के साथ वहां आया तो वैसे ही दिग्विजय राणा का चेहरा काला पड़ गया। उसे देखकर हैरानी से शिवांग को वह देख रहा था तो कभी व्योम को, और वो सिर्फ अकेले नहीं आया था बल्कि अपने साथ शशांक को लेकर आया था। शशांक के चेहरे पर इस समय काफी जोश दिख रहा था और गुस्सा भी। सालों पहले जो हुआ था उसका गुस्सा उसकी आंखों में भी दिख रहा था। उसका बस चलता तो वो भी दिग्विजय राणा को खड़े खड़े मार डालता। दिग्विजय राणा पूरी तरीके से घेरा जा चुका था कि उसके पास अब कोई चॉइस नहीं थी। उसने हथियार डाल दिए। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। तभी शिवांग बोला, तो अब शुरू करते हैं असली क्लाइमैक्स। तू ये सोच रहा होगा ना कि ये सब कुछ मैंने प्लान कैसे किया, तो सुन, क्योंकि मरने से पहले कुछ तो अच्छा सुनकर जा ही सकता है तू। दिग्विजय राणा, मैं रुद्र सिंह राठौर नहीं हूँ, मैं शिवांग सिंह राठौर हूँ। मेरे भाई ने तेरे पर एक बार भरोसा किया और तूने मेरे भाई को धोखा दिया, पर मैं वो हूँ जो दोस्ती में भी 100 बार देखता हूँ कि वो मुझे कहीं धोखा तो नहीं दे रहा, दोस्त बनकर कहीं मुझसे दुश्मनी तो नहीं निभा रहा। शिवांग अपनी बातों को कहकर धीरे धीरे अविनाश के करीब आया। अविनाश शिवांग की ये बातें सुनकर घबरा रहा था। उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। तभी शिवांग फिर बोला, क्यों अविनाश, तुम तो इस बात से अच्छे से वाकिफ होंगे ही ना। तभी अविनाश घबराते हुए बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि तुम किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते हो, और मैं तो दिग्विजय राणा के सपोर्ट में भी नहीं था। वो तो शताक्षी मेरी बहन की बेटी है और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए शादी में आया हूँ, नहीं तो मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तभी शिवांग बोला, करेक्ट, कितने सच्चे हो तुम। देखो, ऐसा दोस्त होना तो दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं। तभी अविनाश बोला, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा शिवांग? शिवांग बोला, कहने का मतलब ये है कि अगर घर का भेदी लंका ढाए और घर का भेदी विभीषण बनकर अपनी लंका को खत्म कर दे तो वह इंसान ना दोस्ती के लायक होता है और ना ही रिश्तेदारी के। जो इंसान अपनी सगी बहन का ना हो सका, अपने जीजा का ना हो सका, वो मेरा क्या होता और मेरे भाई का क्या होता? तभी तो राठौर मैंशन में आग लग गई थी ना, सही कह रहा हूँ ना मैं? जैसे ही शिवांग ने यह कहा तो अविनाश का चेहरा देखने लायक हो चुका था। उसके चेहरे पर घबराहट के मारे पसीना साफ नजर आ रहा था। शिवांग हंसते हुए बोला, अरे शशांक, इसके चेहरे पर तो अभी से पसीना आने लगा, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। तभी शशांक मुस्कुराते हुए बोला,
चिंता मत कर, शुरू तूने किया है, खत्म मैं करूँगा। चलिए अविनाश राजपूत जी, आपकी थोड़ी खातिरदारी की जाए। तभी अविनाश बोला, मैं कुछ समझा नहीं और ना ही मैंने कुछ किया है, तुम सब इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हो। जैसे ही अविनाश ने इतना कहा ही था कि तभी एक जोरदार मुक्का उसके नाक पर लगा, जिससे उसकी नाक फट गई और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। नाक से खून का फुहारा निकल रहा था। उसके दोनों बच्चे उसके पास आकर उसे बचाने लगे, लेकिन उसे वह पहुंच पाते उससे पहले ही अविनाश की बीवी कामिनी और उसके दोनों बच्चों को शिवांग के बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया। वो लोग चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन अविनाश ज़मीन पर करहाते हुए दर्द से रोने लगा। तभी शिवांग ने एक जोरदार लात मारी और गुस्से से कहा। शिवांग बोला, ये लात मुझे धोखा देने के लिए। एक और लात मारी और फिर कहा, ये मेरे भाई को धोखा देने के लिए और मेरे पूरे परिवार के साथ छल करने के लिए। और इतना कहते कहते उसने एक के बाद एक लात और मारी, जिससे उसकी चीखें निकल गई। ये देखकर शिवांग उसकी तरफ देख फिर बोला, और ये मेरे घर को जलाने के लिए। मेरे भाई भाभी को मैंने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, अपने बच्चों को अनाथ होते हुए देखा है। तुझे क्या लगता था मैं इतनी आसानी से तुझे छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर शिवांग ने उसे वहीं पर अधमरा छोड़ दिया। वो दिग्विजय राणा के पास आया और दिग्विजय राणा गुस्से से शिवांग को ही देख रहा था। तभी शिवांग फिर बोला, तुझसे तो बहुत पुराना हिसाब चुकाना बाकी है। तूने सिर्फ हुकुमसा की गद्दी के लिए इतना बड़ा हत्याकांड करवा दिया, महायज्ञ के दिन महाप्रलय करवा दी। कितनी जाने गई तेरी वजह से, तुझे अंदाज़ा भी है। लेकिन तुझे अंदाज़ा कैसे हो सकता है? तू तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग चुका था, लेकिन आज नहीं भाग पाएगा। इंस्पेक्टर पकड़ो इसको और ले चलो पुलिस स्टेशन, इसके किए की सज़ा दिलाने। दिग्विजय राणा, तुझे तो फांसी होगी और मेरे सामने होगी। 3 दिन के अंदर अंदर मैंने तुझे फांसी के तख्ते तक ना पहुंचा दिया तो मैं भी राठौर खानदान का बेटा नहीं। मेरे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तेरा मरना तो तय है और तू मरेगा। वहीं सताक्षी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए अपने पापा की तरफ देखते हुए बोली। सताक्षी बोली, पापा प्लीज़ सच बता दो, अपना सबको अपना गुनाह कबूल कर लो प्लीज़ पापा, मेरे लिए। दिग्विजय राणा गुस्से से बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और याद रखना मैंने ये सब कुछ तुम लोगों के लिए ही किया है। सताक्षी बोली, नहीं, ये आपने अपने लिए किया है, हमारे लिए नहीं। हमने नहीं कहा था हम आपको कि हमें राजगद्दी चाहिए। आपकी वजह से माँ हमें छोड़कर चली गई, भाई हमें छोड़कर चला गया। आपकी वजह से दी ने कभी मुझसे बात नहीं करी। आपकी वजह से, आप थे हर चीज़ की वजह। आपने हम दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं और चाहते हैं मैं आपको माफ़ कर दूं तो सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लीजिए और चले जाइए यहाँ से। क्या सताक्षी की ये बातें सुनकर और अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर दिग्विजय राणा सच्चाई कबूल कर लेगा, या फिर कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट? जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।